Hello everyone, welcome to Divine Learning. Today we will be talking about salts. आज हम लोग salts के बारे में जानते हैं. salts की चर्चा हम लोग जब एसिड और बेस पढ़ रहे थे उसी वक्त से होने लगी है. खास करके अपने लास्ट के वीडियो में आपने जो देखा होगा, आपने जो सीखा होगा, उसमें साल्ट बन चुका था. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था? व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर अ साल्ट इज फॉर्म्ड. व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर अ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. इसका मतलब साल्ट बन तो गया, और कैसे बना? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए, और उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ ईच बेसेस एंड एसिड्स. एसिड्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस and bases neutralize the effects of acids, and so we call it neutralization reaction. It means कि salts बनते कैसे हैं? इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू. तो हम लोग आज की अपनी पढ़ाई को यहीं से स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी आसान है. हमने एक एसिड लिया, कोई एक एसिड ले लेते हैं. एसिड में हम सबसे कॉमन HCl ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं. बेस के रूप में सबसे कॉमन NaOH. जब भिड़ाना ही है तो दोनों स्ट्रॉन्ग को भिड़ाएंगे. HCl भी एसिड ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और भी है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है बेस के मामले में. अपने ग्रुप में दोनों को भिड़ाते हैं. बनता क्या है? हमने देखा है साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये फिक्स है. तो यहां पर क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये एग्जांपल तो हमने देखा भी है. क्या बन रहा है? NaCl एंड वाटर. एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली देखिए, कोई भी एसिड होता है तो उसमें एक H+ आयन होता है. जब ये टूटता है, जब ये डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है H+ एंड Cl- में. ये भी NaOH और OH- में. तो इसका OH और इसका H, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? वाटर. वाटर बना दिया तो बाकी बच गया क्या? NaCl. एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये जो आयंस होते हैं, दोनों के एसिड्स और बेसेस के जो आयंस होते हैं, वे एक्सचेंज एक दूसरे के साथ हो जाते हैं. इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन उनके एनायन के साथ मिल करके बनाता है एक साल्ट और एक वाटर. तो इसके ग्राउंड पर अगर हम चाहें तो साल्ट बनाने का एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं. हम कोई भी एसिड लेते हैं, आप गौर करके देखिए, कोई भी आप एसिड लेंगे, HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे, HNO3 लेंगे, कार्बोनिक एसिड लेंगे, H2CO3 ले लेंगे, या CH3COOH ले सकते हैं, एस्टिक एसिड. कोई भी एसिड अगर आप ले रहे हैं तो व्हाट इज कॉमन, हम लोग पिछले के क्लासेस में देख चुके हैं. व्हाट इज कॉमन अमंग दीज? तो इसमें कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? H इज कॉमन इन ऑल. H इज कॉमन इन ऑल. तो H कॉमन है तो हम एक फॉर्मूला क्यों ना सेट कर दें? H, बट दिस पार्ट डिफर्स इन डिफरेंट एसिड्स. क्लोराइड. If we take HCl, then this part will be chloride. If we take sulfuric acid, then this part will be sulfate. If we take nitric acid, then this part will be nitrate. It means
कि यहां पर एक H तो होगा ही, और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि कोई एक निगेटिव रेडिकल होगा। ये सारे क्या हैं? क्लोराइड -1 चार्ज है, सल्फेट -2 चार्जेस है, नाइट्रेट -1 चार्ज है, कार्बोनेट -2 चार्जेस हैं। ये सारे निगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। XH और X तो हाइड्रोजन है, HX, और X क्या है? ये निगेटिव रेडिकल है, निगेटिव चार्ज्ड आयन, ऐसे लिखिए, ठीक है। XH हमने लिया, और बेस के रूप में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। कोई भी बेस जब आप लेंगे, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है, चलिए चूंकि काफी कॉमन है, NaOH, आप KOH भी ले सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, है ना, NH4OH भी ले सकते हैं। ये सारे बेसेस हैं, कॉमन बेसेस हैं, इनके बारे में हमने देखा है अपने पिछले के क्लासेस में, पूरा सारा का सारा हमारा परिचित है। इसमें से कोई भी ले लेंगे तो क्या इसमें देखते हैं कि कॉमन होता है? OH इज कॉमन इन ऑल, सब में OH होता है। और OH के सिवा, OH के अलावे अतिरिक्त और क्या होता है? देयर इज अ पॉजिटिव आयन। मेटल्स हैं या ग्रुप, मेटेलिक ग्रुप्स हैं, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव आयंस हैं। तो यहां पर हमने यहां पर H लिया बिकॉज H वाज कॉमन इन ऑल, HX, तो यहां पर हम क्या ले लें? पहले क्या है? कोई पॉजिटिव रेडिकल है, तो कोई पॉजिटिव रेडिकल के लिए हम Y वर्ड का यूज कर लें, Y सिंबल का यूज कर लीजिए। चलिए YOH, तो XH इज a symbol used for an acid and YOH is a symbol used for a base। और यहां पर Y क्या है? इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, यहां था ये निगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है? क्लियर है कि इधर H है, इधर OH है, तो वाटर तो बनेगा ही। साथ ही साथ बनेगा क्या? बनेगा क्या? XY। गौर करना है, XY लिखा जाए या YX लिखा जाए। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो जब हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखते हैं ना, और निगेटिव चार्ज, जैसे NaCl पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है ना। H2SO4 क्या लिखते हैं? H2 को पहले लिखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और SO4 को बाद में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है, उसे पहले लिखते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज वाले को पहले लिखेंगे, यानी इसका फॉर्मूला साल्ट का यहां पर क्या बन के तैयार हो रहा है? YX, नॉट XY। दिस इज द साल्ट, यही तो साल्ट बना। तो यही एक फॉर्मूला प्लस H2, यही फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ हमारा एक साल्ट का। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। साल्ट ऐसे ही बनता है, एक एसिड और एक बेस से। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं इसमें। अब देखिए एक तो इंटरेस्टिंग बात इसमें, अगर आपको किसी ने कह दिया कि NaCl इज अ साल्ट, आपको बताने के लिए कह रहा है कि बताइए फ्रॉम विच एसिड एंड बेस इज इट फॉर्म्ड, किस एसिड और बेस से ये बना है, जरा सा बताइएगा। अब हमें ये पता लगाना होता है कि फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है किसी भी साल्ट का, फर्स्ट पार्ट Na हैज कम फ्रॉम अ बेस। आप देख रहे हैं ना, Y पहले दिया है, तो Y कहां से आया है? Y पार्ट कहां से आया है? Y पार्ट आया है फ्रॉम बेस, और ये X पार्ट कहां से आया है? फ्रॉम एसिड। तो हम तो पहचान लेंगे Na हैज कम फ्रॉम बेस,
तो Na से कौन सा बेस बनेगा, OH तो रहना ही है, तो NaOH। ठीक है। Cl, Cl है तो ऑब्वियसली वो HCl होगा, क्योंकि S तो सब में रहेगा, HCl। तो किसी साल्ट को देखकर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम बता देंगे कि वो किस किस एसिड और बेस से बना हुआ है। अब देखिए यहां पर आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में एक आपके लिए एक्सरसाइज है, आपके लिए एक टास्क है। कुछ साल्ट्स दिए हुए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस एसिड और बेस से बने हुए हैं। जरा पहचानिए, एक्सरसाइज हो जाएगा आपका। तो जरा सा हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ और भी जानकारियां छुपी हुई मिल सकती हैं। देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है काफी, क्योंकि ये साल्ट के फॉर्मेशन का यही आधार है, यही बेस है। कोई भी सॉल्ट जब बनेगा तो अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से कुछ साल्ट्स। ये जस्ट ये टास्क है आपके एनसीईआरटी बुक का, हम जरा सा उसमें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले NaCl तो हमने लिया ही है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा एसिड है, कौन बाद वाला पार्ट एसिड से आया है, Cl है, तो ये कौन सा एसिड हो गया। ये देखिए तो एसिड में भी कि ये पार्ट आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप इसे समझ लें, इधर एसिड हम लिख रहे हैं, इधर बेस। ठीक है, NaCl बाद वाला पार्ट एसिड का है ना, तो Cl है तो क्या आया होगा, ऑब्वियसली ये HCl हमने लिया होगा, और बेस हमने क्या लिया होगा, Na है तो NaOH लिया होगा, OH तो रहना है सब में। ठीक है। दूसरा जो आपका टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट। अब आपको फॉर्मूला खुद ही बनाना है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के, व्हाट इज द वैलेंसी, सोडियम पोटेशियम, इन सबों की वैलेंसी एक होती है। आप लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें देखेंगे ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और उनकी वैलेंसी एक होती है। तो पोटेशियम 1, सल्फेट 2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K2SO4, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अब बताइए बाद वाला पार्ट एसिड का होता है, कौन सा एसिड लिया गया होगा, H2SO4, क्लियर है। और बेस कौन सा लिया गया होगा, पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो हम देंगे ही, OH रहना ही है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की वैलेंसी एक एक ही होती है। सोडियम और पोटेशियम का फॉर्मूला सेम ही होगा, दोनों एक ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं पीरियोडिक टेबल में। थर्ड एग्जांपल जो आपको दिया गया है वो सोडियम सल्फेट का है, सोडियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, Na2SO4, कौन सा एसिड लिया गया होगा, SO4 है, SO4 है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सोडियम है NaOH। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल सारा एग्जांपल दिया गया है। आगे आते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब गौर कीजिए, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, फॉर्मूला क्लियर है कि CaSO4 बनेगा। SO4 लिया गया यहां भी, यानी कि एसिड हमने क्या लिया है, H2SO4, और कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सेकंड चैप्टर तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये एक बेस है। कैल्शियम सल्फेट हमने लिया, क्योंकि कैल्शियम बता ही रहा है, OH तो रहना ही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फॉर्मूला अपने हिसाब से सेट करेंगे। उसके बाद आपका अगला एग्जांपल देने के लिए कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सभी सेकेंड ग्रुप के मेंबर हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, यानी कि इनकी वैलेंसी 2 होती है। ऐसे भी
इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वैलेंसी 2 होगी ही। खैर आगे बढ़ते हैं। MgSO4 ऑब्वियसली एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेस विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वैलेंसी ऑफ OH is 1 but Mg is 2, MgOH whole twice। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों एक ग्रुप के हैं एलिमेंट्स। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का नाम आया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर से ही आप देख रहे हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी एक प्रकार का साल्ट है, और ऑब्वियसली ये भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CuOH होल ट्वाइस से बना हुआ होगा, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 एंड OH इज 1। ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसके बाद अगला एग्जांपल है आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम यानी Na, नाइट्रेट NO3। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है। फॉर्मूला बस इतना ही रहना है, सोडियम नाइट्रेट। आगे आ जाते हैं नाइट्रेट। अब आपको यहां पर सोचना है एसिड क्या रहा होगा। नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है हाइड्रोक्साइड ही होगा NaOH। अगला एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कार्बोनेट की वैलेंसी तो 2 होती है, तो Na2CO3। कार्बोनेट लिया गया है, कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब देखिए कार्बोनिक एसिड है, तो यहां पर बेस क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। और एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4, क्लोराइड Cl, वैलेंसी अमोनियम का 1 होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के रूप में हमने एग्जांपल में इसके पहले देखा है। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड इट मींस द एसिड इज HCl, और अमोनियम NH4OH, दोनों की वैलेंसी 1 ही है, इसलिए NH4OH, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा है यहां पर। अब यहां पर आपको ये देखना है, साल्ट हमने जैसे ही देखा, हमने पकड़ लिया कि ये किस किस एसिड और बेस से बना हुआ है। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स आप कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। मे बी कि आपके पास जो प्राइवेट बुक्स वगैरह होंगे प्रैक्टिस के लिए, या जो कुछ भी है एग्जाम्पलर, तो वहाँ आपको कुछ और भी एग्जाम्पल शायद मिल जाए, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए इसे पहचानने की कि किस किस एसिड और बेस से ये बना हुआ है। हमें यहाँ पर कुछ और भी मजेदार चीजें देखनी है। सबसे पहला चीज तो ये कि किसी भी साल्ट की अब पहचान क्या हो गई। देखिए आपके पास कॉमन एसिड्स क्या हैं। कॉमन एसिड्स कितने तरह के हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में फिलहाल तो कॉमन एसिड्स इतने ही हैं 4 इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक में सबसे कॉमन एसिटिक एसिड, तो यही सब हैं। एसिटिक एसिड वाला भी आप देख सकते हैं कोई एक एग्जांपल, जैसे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट रहेगा, हालांकि वो फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा। CH3COONA ये होता है सोडियम एसीटेट, एक साल्ट है। हम जरा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन एसिड और बेस से बना हुआ है। एसिड, सबसे पहले तो बेस हम निकाल देते हैं। Na है तो कौन सा बेस होगा, बाद वाला पार्ट। देखिए ये जो होता है ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड में हम लोग जो है
ये बेस वाले पार्ट को ही, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल को ही बाद में लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? जब आप चैप्टर 4 में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में ये चीज आएगा। खैर, तो ये सोडियम है, तो ऑब्वियसली NaOH इसमें बेस रहा होगा। तो एसिड क्या रहा होगा भाई? तो इतना है, ठीक है, और इसमें H लगा दीजिए, तो CH3 COOH, जिसे कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। तो कॉमन एसिड्स तो इतने ही हैं। तो एसिड का बाद वाला पार्ट, चाहे वो क्लोराइड हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, ये अगर किसी कंपाउंड में किसी पॉजिटिव रेडिकल के साथ लगा हुआ है, और पॉजिटिव रेडिकल यहां से आएगा, किसी पॉजिटिव रेडिकल के साथ अगर सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट ये सब लगा हुआ आपको दिख रहा है, तो क्लियरली वो बेस है, इतना तो हम समझ सकते हैं। और सिंपली, केमिस्ट्री वर्ल्ड बहुत छोटा नहीं है, ये तो बहुत विशाल है, इसमें एग्जांपल्स की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉमनली जो एसिड्स, जो साल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, उस साल्ट्स में हम लोग देखेंगे क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, तो वो साल्ट है, वो किसी न किसी पॉजिटिव रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ होगा। जिस तरह से हम एसिड को पहचानना सीखे थे, वो डिसोसिएट होता है तो H+ में और दूसरे पार्ट में टूटता है, ठीक उसी तरह से हम लोग OH है उस बेस को भी पहचानना सीखे थे, उसी तरह से हम लोग साल्ट को भी पहचान सकते हैं। अब तो देखिए, इस ग्रुप में कुछ साल्ट्स हैं जो कि कॉमन है, कई सेंस में कॉमन है। कैसे कॉमन है? जैसे देखिए, आप देखें तो यहां पर इसमें क्लोराइड है, यहां भी क्लोराइड है, ये क्लोराइड वाले हैं, ये इसमें भी है, सॉरी यहां देखना है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, यानी ये भी HCl से बना हुआ है, ये भी HCl से बना हुआ है। तो इसके लिए हम एक फैमिली बना सकते हैं, साल्ट फैमिली। ये साल्ट फैमिली है। साल्ट फैमिली में हम लोग देख रहे हैं क्या, NaCl है, NH4Cl है, NaCl, NH4Cl, NH4Cl, ये सभी Cl वाले हैं, इनको हम लोग क्लोराइड फैमिली कहते हैं, क्लोराइड साल्ट्स, इनको क्लोराइड साल्ट्स कहेंगे। तो उस हिसाब से तब तो सल्फेट जिसमें है, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, वो सभी कहलाएंगे सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली ऑफ साल्ट्स बिल्कुल कहलाएंगे। जैसे K2SO4 यहां पर आप देख लीजिए, यहीं पर अगर जगह है तो हम लिख देंगे K2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी जो हैं, ये सभी सल्फेट फैमिली है, सल्फेट फैमिली हम इसको कहेंगे, सल्फेट फैमिली। फिर उसी तरह से ये पहला हो गया, इसी तरह सल्फेट फैमिली, इसी तरह से कुछ नाइट्रेट फैमिली भी हो सकते हैं, यहां तो अकेला है, लेकिन और भी एग्जांपल्स होंगे तो उसे कहेंगे नाइट्रेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। दूसरी ओर, तो क्या ये हम सिर्फ बाद वाले के हिसाब से ही फैमिली बनाएंगे? इनमें जो निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं, क्या उसी के आधार पर हम लोग फैमिली बनाएंगे? नहीं, इधर से भी फैमिली बना सकते हैं। बेस कौन सा लगा हुआ है? यहां पर ज्यादातर में देखिए तो सोडियम लगा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, यानी कि सोडियम है एसेंशियली। आप देखिए यहां पर इसमें सोडियम है, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है, ये सोडियम वाले हो गए NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, फिर देखिए सोडियम नाइट्रेट, NaNO3,
फिर एक आया हुआ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बना दिए सोडियम फैमिली, ये सोडियम साल्ट है, ये सल्फेट साल्ट फैमिली हो गया, सोडियम साल्ट फैमिली। इस तरह से हम बना सकते हैं सोडियम फैमिली, पोटासियम फैमिली, इस तरह से हम फैमिली बना सकते हैं। तो अलग अलग फैमिली के साल्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली आप देख क्या रहे हैं, एसिड बेस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है साल्ट से जुड़ा हुआ सारा एक्सरसाइज। अभी हम लोग साल्ट कॉमन स्टडी कर रहे हैं, कॉमन बातें समझ रहे हैं साल्ट के बारे में। किसी खास साल्ट के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट नहीं किया। साल्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं, उसे भी हम लोग जरा देख लेते हैं इस क्लास में। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप खुद भी अब कर सकते हैं। आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका इतना एक्सरसाइज हो चुका है, आप इतना पढ़ चुके हैं कि साल्ट को देख करके बड़ी आसानी से अंदाज लगा सकते हैं किस किस प्रकार के एसिड और बेस से ये बना हुआ है। और ये प्रैक्टिस आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा बढ़िया करेगा। आगे हम देखते हैं, हम पीएच को याद करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में हमने देखा था कि सारे एसिड और बेस का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सम आर वीक, बेसेस आर आल्सो सम आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक। तो सवाल यहां पर उठता है, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है कि एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट्स। तो साल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से, उनके आपस में रिएक्ट करने से। तो एक सवाल उठता है कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट का पीएच क्या होगा? तो हमने बताया था आपको कि HCl एंड NaOH, ठीक है, HCl एंड NaOH, ये दोनों अपने अपने ग्रुप में पहलवान हैं। ये दोनों अपने अपने ग्रुप में पहलवान हैं क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यह भी हम जानते हैं कि दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन विच बोथ एसिड्स एंड बेसेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। तो उस हिसाब से तो इसका पीएच एग्जैक्टली न्यूट्रल यानी कि 7 के करीब होना चाहिए। तो क्या सारे के सारे बेसेस के पीएच 7 होते हैं, या हम कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि क्या सभी के सभी सभी के सभी साल्ट न्यूट्रल होते हैं? अब उसे यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस किस प्रकार के एसिड और बेस से वो बना हुआ है। कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या है? जो साल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, या पहले हम एग्जांपल लेंगे तब समझेंगे, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे कॉमन HCl हमने लिया और NaOH लिया, और बना क्या? NaCl प्लस वाटर। ठीक है, HCl क्या है? HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है।
दोनों जब आपस में स्ट्रांग ही जमा हुआ है, दोनों जब स्ट्रांग है, तो वैसे केस में दोनों के बीच का मैच कैसा होगा, उसका रिजल्ट क्या होना है फाइनली, वो टाई होने वाला है। यानी कि NaCl जो तैयार हुआ हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट साल्ट, वो कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा। और अगर ये न्यूट्रल हुआ, अगर ये न्यूट्रल हुआ, इसका pH क्या हो जाएगा, 7 न्यूट्रल, एग्जैक्ट 7 के, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे कैसे एसिड और बेस से बना हुआ है। कंडीशन नंबर 2 हम देखते हैं, एसिड लिया गया है हल्का वाला, यानी कि वीक एसिड लिया। तो वीक एसिड में आपने क्या पढ़ा एग्जांपल एसिटिक एसिड का, तो चलिए CH3 COOH, एसिटिक एसिड सबसे कॉमन। ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, चाहे एसिटिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड्स हो, मैलिक एसिड्स हो, सभी के सभी वीक होते हैं। चलिए हमने लिया सबसे कॉमन एसिटिक एसिड, और बेस हमने स्ट्रॉन्ग वाला ही लिया है, यानी NaOH लिया। क्या होगा, बनेगा क्या, साल्ट बनेगा। क्या साल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट, अभी हमने देखा था CH3 COONA, अब प्लस H2O तो बनना ही है, वाटर। तो ये साल्ट बना, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एथेनोएट भी कहते हैं इसे, क्योंकि उसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड को। खैर, तो ये कौन सा एसिड हमने लिया था, एसिटिक एसिड लिया था। कैसा एसिड था, वीक एसिड था, वीक एसिड था। बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब बताइए, एक साइड से पहलवान आ गया है तगड़ा, उसका जो टॉप का प्लेयर है, और दूसरी ओर ये बेचारे को 10वां नंबर वाले को भेज दिया गया है, तो कैसी लड़ाई होगी और रिजल्ट क्या होना है, करीब करीब वन साइडेड होगा। कहने को तो ये साल्ट होगा, लेकिन कैसा साल्ट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये कैसा साल्ट होगा। ये साल्ट होते हुए भी बेसिक नेचर शो करेगा, ये बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही ये बेसिक होगा, इसका pH क्या हो जाएगा, pH लेस देन, सॉरी बेसिक जैसे ही वो मोर देन 7 से ज्यादा हो गया, मोर देन 7, ठीक है, 7 से ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग वाला हमने लिया था। कंडीशन नंबर 3 देख लेते हैं, हमने क्या लिया यहां पर, एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग वाला HCl, और बेस ले लिया है कमजोर वाला। कमजोर वाला कोई एक बेस आप याद कीजिए, आपने जो 4 एग्जांपल बेस का आपको शुरुआत से ही दिया जा रहा है, उसमें एक कमजोर वाला NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दिया जा रहा है। चलिए इसी को लेंगे, क्या बनेगा, बनेगा क्या, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस वाटर, ठीक है, NH4Cl। नेचर देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये वीक बेस है। क्या होगा, इसका नेचर आप समझ सकते हैं, ये है तो साल्ट, बट इसका नेचर एसिड की तरह का होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, यानी कि इसका नेचर एसिडिक होगा। और चूंकि इसका नेचर एसिडिक हो गया है, इसलिए इसका pH वैल्यू क्या होना चाहिए, pH लेस देन 7। रीजन क्या है, जरा सा रीजन को भी हम समझते हैं, ठीक है, इतनी बात तो हमने देख ली, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बेसिक एंड एसिडिक साल्ट। इस एसिडिक, ये एसिडिक और बेसिक क्यों हो जा रहा है। देखिए, जब कंडीशन 1 में हमने दोनों ही एग्जाम्पल जो लिया था, दोनों ही एसिड और बेस जो हमने लिया था, वो स्ट्रॉन्ग था,
ये दोनों स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में। दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। H प्लस आयन पूरी तरह से, जितना उसके अंदर कुछ भी रहता नहीं है, सारा का सारा H प्लस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से ये भी 100% डिसोसिएट होता है और OH पूरा का पूरा बन जाता है और दोनों मिल करके बेस बनाते हैं। कुछ भी उसके अंदर रहता नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन यहां पर आप देखिए तो वीक एसिड के बारे में आपने पढ़ा था, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि इनके तरफ से OH तो ज्यादा मात्रा में निकला क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, और इनके तरफ से H प्लस जो है वो काफी कम निकला क्योंकि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो साल्ट बनेगा, जितना चलिए तो हम देख रहे थे यहां पर जो साल्ट बनेगा, तो जितना H प्लस है, यहां पर जितना H प्लस है उतना ही OH में रिएक्ट करेगा उनके साथ, बाकी OH तो बच जाएगा। OH बच जाएगा तो वो नेचर कैसा देगा? बेसिक देगा। सेम कंडीशन यहां है, ये हमने ले लिया है स्ट्रॉन्ग, यानी कि HCl कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस काफी मात्रा में निकलेगा। जबकि ये वीक बेस है, यहां स्वाभाविक रूप से OH काफी कम मात्रा में निकलेगा। तो जितना OH H के साथ मिल, जितना H OH को मिला करके वाटर बना सकता है तो बना दिया, लेकिन फिर भी इसके पास काफी मात्रा में H प्लस बच गया है, इसलिए ये एसिडिक होगा नेचर उस सॉल्यूशन का, उस एक्वस सॉल्यूशन का। तो ये रीजन है कि कोई भी एसिड न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, इसको लेकर के। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के इस क्लास में साल्ट का इंट्रोडक्शन, साल्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और अब हमें पढ़ना होगा कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स जो हमारे डेली यूज में आते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जिसमें सबसे कॉमन होता है सोडियम क्लोराइड। हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, मे बी कि 2 वीडियो और लगेगा पूरे साल्ट्स को समेटने में। सबसे कॉमन सोडियम क्लोराइड होता है। हम साल्ट्स के बारे में पढ़ाई यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेबल सॉल्ट, इसके बगैर तो हम रह नहीं पाते हैं। नमक, खूब स्वादिष्ट खाना बनता है और उसमें नमक देना भूल जाते हैं तो वो बेस्वाद हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉमन साल्ट, इसलिए इसे बोलते हैं। कॉमन साल्ट कैसे बनता है, ये सारी बातें तो हम लोग जानते ही हैं। कॉमनली सभी लोग जानते हैं कि सी वाटर से कॉमन साल्ट बनता है, उसे वेपोराइज करके। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नहीं, ये साल्ट जो होता है जमीन के नीचे भी होता है, जमीन के नीचे भी होता है कोयले की तरह। जैसे कोयले को हम लोग माइंस के रूप में उससे निकालते हैं, उसके माइंस होते हैं, उसी तरह से साल्ट के भी माइंस होते हैं, और उस माइंस से हम उसे निकालते हैं और फिर उसे रिफाइन वगैरह करते हैं। क्योंकि इसमें गंदगी होती है, वो जो हम साल्ट खाते हैं वो बिल्कुल साफ वाइट होता है ना, लेकिन उसमें इम्प्यूरिटीज की वजह से वो ब्राउनिश दिखने में लगता है, उसे रॉक साल्ट कहते हैं। तो कई जगहों पर रॉक साल्ट्स भी जमीन के नीचे हैं, उसे निकाल करके हम लोग फिर रिफाइन करके यूज में लाते हैं। सवाल उठता है ये रॉक साल्ट जमीन के नीचे आया कैसे? जैसे कोल्स एंड पेट्रोलियम्स के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो रॉक साल्ट्स होते हैं ये कैसे बने होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो धरती है उसका हिस्ट्री, तो उसके एग्जिस्टेंस की हिस्ट्री तो बहुत है, बिलियंस ऑफ ईयर्स, 4.54 बिलियन कहा जाता है कितनी पुरानी हमारी धरती है। उसमें काफी चेंजेज हुए, लगातार चेंजेज होते चले आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट हुई, विलुप्त हो गई। उसी में से कहते हैं बहुत सारे सीज भी ऐसे थे, समुद्र भी ऐसे थे जो विलुप्त हो गए, सूख गए, और उसके ऊपर मिट्टी की परत बनती चली गई, जमती चली गई, और फिर आबादी बनती चली गई उस पर। या तो हम खेती कर रहे हैं या वहां पर पॉपुलेशन है। तो वो जो समंदर अगर सूख जाए तो क्या होगा, और उसके ऊपर जो है सैकड़ों मीटर में या फीट में वो सॉइल बन जाए, तो नीचे क्या होगा? खदान होगा, माइंस होंगे। किस चीज के? साल्ट के। तो रॉक साल्ट भी हम लोग निकालते हैं। और दूसरी तरफ
समंदर से निकलने वाला जो सी वाटर का साल्ट होता है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। और हिंदुस्तान इस मामले में फॉर्चुनेट है कि हमारा जो सी शोर है, हमारा जो समंदर का किनारा है हमारे देश का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, करीब 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा जो है सी कोस्ट है। तो हमारे देश में साल्ट के प्रोडक्शन के लिए जो है बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल इन्फिनिटिव है। हम काफ़ी साल्ट बना सकते हैं और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साल्ट से रिलेटेड, साल्ट का इम्पोर्टेंस हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी रहा है। जब साल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था बहुत ज़्यादा, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च किया था उन्होंने 1930 में, वो 24 दिन तक चलने वाला दांडी मार्च, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि नहीं हम खुद से बना के खाएंगे, टैक्स नहीं देंगे वगैरह जो भी है। तो कुल मिला जुला करके सोडियम क्लोराइड बहुत ही कॉमन साल्ट है और हम शुरुआत से ही एग्जाम्पल के रूप में किसको पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं केमिस्ट्री भी इसकी बहुत सिंपल है, कॉमन है और उसके यूजेस भी हमारे लिए काफ़ी हैं। हम सिर्फ कॉमन साल्ट को खाते हैं यही उसका यूज नहीं है। कॉमन साल्ट इज a raw material for a number of chemicals। बहुत सारे केमिकल्स जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो बनते कहाँ से हैं, तो कॉमन साल्ट से बनते हैं। ये बात आप हम लोग आगे के वीडियोस में, आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो आज की पढ़ाई हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और आगे के वीडियोस में हम कुछ कॉमन हमारे यूज में आने वाले साल्ट्स के बारे में बारी बारी से देखेंगे। थैंक यू।